1918, 1918, 1931, 1953। 1918 आता है, इसके बाद 1921 आता है, 1953। उसके बाद सर 1953। लेकिन इसके बीच में एक और है 1936। और सविंदर सिंह को अगर देखिए तो ये दिया ही नहीं है, ठीक है। शायद 18 में दिया है, याद नहीं है, ठीक है। ये केवल DS लाल में दिया है कि 1900 में पहला क्लासिफिकेशन दिया था। 18 में आता है सब, और गीगर पाल कोपेन गीगर पाल क्लासिफिकेशन यहीं पे आता है। लेकिन आगे चलकर इसमें फिर से संशोधन करते हैं, तब 1953 में ये अंतिम रूप होता है कोपेन गीगर पाल का। इसमें भी त्रुटियां होती हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये चीज सविंदर सिंह में नहीं दी गई। सविंदर सिंह कहते हैं कि सीधा 18 में इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ कन्फर्म रहिए कि ये संशोधन 1900 में देने के बाद 4 बार ये लगातार संशोधित हुआ है। कोपेन गीगर पाल संशोधन 1936 में ही आया था, ठीक है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं था। इसको फिर से रिफॉर्म किया गया था, फिर से सुधार किया गया था, और ये कोपेन गीगर पाल वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत अंतिम रूप से, ये अंतिम रूप नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ था। खैर एग्जाम में इतना सारा नहीं पूछता है, वो पूछता है कि कब दिया गया था, पहली बार कब दिया गया था। तो पहली बार सविंदर सिंह के अनुसार 1918 में दिया गया था, जो कि सही नहीं है। आप DS साल को देखिए, 1900 में दिया था, साफ उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि 36 में ही कोपेन गीगर पाल का वर्ग करना था, जिसको अंतिम रूप 1953 में दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो कोपेन थे कहां से थे, कहां के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के? जर्मनी के सर। कौन बोला? सर हम सुलेखा। ठीक है सुलेखा, गुड। जर्मनी के थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और थॉर्नस्वेट कहां के थे? थॉर्नस्वेट कहां के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे? CW थॉर्नस्वेट, ये अमेरिका के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। और दोनों का वर्गीकरण, इस दोनों का वर्गीकरण जो है एक मात्रात्मक वर्गीकरण था, ठीक है, मात्रात्मक वर्गीकरण था, क्योंकि दोनों ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग किया था, दोनों ने फॉर्मूला का उपयोग किया था, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से मात्रात्मक वर्गीकरण था, लेकिन साथ ही साथ एक अनुभवात्मक भी था, ठीक है। तो आप कहीं गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि यह किस प्रकार का वर्गीकरण है। अगर क्वेश्चन इस दोनों को बांट देता है कि अनुभवात्मक है कि मात्रात्मक है या फिर जननिक है या फिर व्यवहारिक है, ये 4 ऑप्शन देता है और तब पूछता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, अब बताइए। बी नंबर, मात्रात्मक। मात्रात्मक सर, मात्रात्मक। सही आंसर बताओ। सही आंसर मात्रात्मक सर, बी सर। चलो सही आंसर बी है, मात्रात्मक। बता दिया। यहाँ गलती मत करना, ठीक है। बढ़िया लगा, सही आंसर दिया तुमने। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, इस नाम को पूछ के कहां से थे ये आने की संभावना है। कोपेन गीगर पाल क्लासिफिकेशन कब दिया गया था, इसके आने की संभावना है। 36 में दिया गया था, अंतिम संशोधित रूप 53 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ 2 तरीके से ये भी पूछ सकते हैं कि पहली बार कब दिया गया था और अंतिम बार कब दिया गया था, ठीक है।
कोपेन ने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया था? 1900 में दिया था। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात कि कोपेन का मान्य है कि थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन मान्य है? आसान किसका है? सर आवाज कोपेन। कोपेन। कोपेन का वर्गीकरण थॉर्नथवेट के वर्गीकरण की अपेक्षा कहीं ज्यादा सरल वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये बातें थी। खैर, इसको देखिएगा, मिटाता हूं मैं। अब आते हैं थॉर्नथवेट। ठीक है, सी वार्नर, सॉरी वार्नर। सर आप कल बोले थे कि विशेषताएं लिखाएंगे सर कोपेन का। क्या बोले? कल बोल रहे थे सर विशेषताएं लिखाएंगे कोपेन का सर। अच्छा, जयंत पूछ रहे हो? हाँ, मैं सोच जी रहा हूँ क्या लिखाएंगे। विशेषताएं। अच्छा, वो कोपेन का है नहीं, सबका मिला के लिख लेना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अच्छा पहले ठीक है। थॉर्नथवेट को बता दो, इसके बाद फिर जलवायु की विशेषता पे आ जाता हूँ। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। हाँ, तो दोनों साथ भी हो जाएंगे। ये एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने वर्षा और वनस्पति में अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अपने जलवायु वर्गीकरण के द्वारा इन्होंने वर्षा और वनस्पति में क्या अंतर संबंध है, इसको स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य यही था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इनका, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ये आता है 1931 में। ठीक है, 1931 में इसको फिर मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन, इसमें बदलाव करते हैं 1933 में। फिर मॉडिफिकेशन 1948 में। ठीक है, तो इस तरह से मॉडिफिकेशन 1948 तक इनका चलता है। लेकिन एक और मॉडिफिकेशन आता है 48 के बाद में, शायद 1955 में। रुक जाओ, हाँ, लास्टली मॉडिफिकेशन 1955 में आता है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि पहला क्लासिफिकेशन कब दिया था, अंतिम संशोधन कब हुआ था। ठीक है, एक बात जान लीजिए कि इस क्या कहते हैं कि पब्लिकेशन में खास करके सविंदर सिंह और डीएस लाल में भी बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन सविंदर सिंह डीएस लाल सर की तरह से नहीं है। डीएस लाल सर पूरी तरह से क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने केवल एक ही किताब लिखी थी, यहाँ तक मुझे याद है, और वो क्लाइमेटोलॉजी की थी। क्लाइमेटोलॉजी के अलावा भौतिक भूगोल भी लिखा था डीएस लाल ने। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट ज्यादा थे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के अपेक्षा। ठीक है, तो सविंदर सिंह सर से कहीं ज्यादा मानी राइटर क्लाइमेटोलॉजी में डीएस लाल है, और वो जो वही सही है। इंडिया में तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट में इसके अलावा है तो बहुत सारे लोग, और लेकिन इंडिया से बाहर है, जैसे रामास्वामी, रामाशंकर, रामास्वामी। ठीक है, ये दोनों के दोनों नासा में है। और अभी जो तुम्हारा क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला, फोर्सिंग,
फॉर्मूला उसी ने दिया था, ठीक है, जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल वार्मिंग की गणना किया जाना संभव हो पाया। खैर, तो फिलहाल इसको आते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। अब रहा सवाल कि थॉथवेट का जो क्लासिफिकेशन है, इन्होंने शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन दिए थे, ये प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन, इसके दो एक प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और ट्रांसपायरेशन, और ये वर्ड पूछता है कि इवेपो ट्रांसपायरेशन या वाष्पीकरण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? जब सॉयल से वाष्पीकरण, उसको हम वाष्पीकरण करते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधों के द्वारा सॉयल से वाष्पीकरण हो, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन जब पेड़ इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन जब प्लांट्स के द्वारा वाष्पीकरण हो तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन, ये वर्ड ऐसे बना था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस एग्जाम में भी पूछने की बहुत बहुत संभावना है कि इवेपोट्रांसपायरेशन वर्ड किसने दिया था और इवेपोट्रांसपायरेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इवेपोट्रांसपायरेशन में हम दो चीजों से होने वाले इवेपोरेशन को एक साथ जोड़ के देखते हैं, एक तो मृदा से होने वाले वाष्पीकरण को और दूसरा प्लांट्स से होने वाले वाष्पीकरण को। दोनों को एक साथ जब मिलाते हैं तो हम इसको इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, कंबाइंड वर्ड इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपायरेशन। क्लियर? ये वर्ड थॉमथवेट ने ही सबसे पहले दिया था और इसीलिए इसके बारे में हमेशा पूछता है, ठीक है, इवेपोट्रांसपायरेशन शब्द किसने दिया था। तो ये कुछ बेसिक मतलब कि कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आने की संभावना थी। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। 1931 में जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन आधारित है सर हेलो। हाँ बोलो। सर बहुत ना सर बहुत ज्यादा ब्राउन टाइप का धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। क्या ब्लैक बोर्ड? हाँ यस व्हाइट सर, बोर्ड सर। ये धुंधला दिखाई दे रहा है सर। ब्लैक बोर्ड धुंधला क्यों दिखाई देगा? हमें तो स्क्रीन पे बड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। इसमें आंख में सर बहुत प्रेशर लग रहा है, कल भी सर हुआ था। क्या सबको धुंधला दिखाई दे रहा है? यस सर सर, थोड़ा बड़ा भी लिखिएगा सर। क्योंकि पूरा धुंधला टाइप दिख रहा है, आंख में सही में प्रेशर लग रहा है। आंख लग रहा है कि दरद दे रहा टाइप से देख रहे हैं तो। अच्छा, इसके पहले ऐसा नहीं होता था? सर पहले तो इतना ज्यादा ये दूर होने की वजह से तो नहीं है क्या? अभी कैसा दिखाई दे रहा है? सर वो अभी ना भी वैसा हल्का ही दिखाई दे रहा है सर। सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए सर। थोड़ा सा बड़ा बड़ा सर। हाँ सर, थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो छोटा है। ये मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है,
कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन, हाँ, थॉर्नथवेट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, मतलब कि वर्षण प्रभाविता पहला था इसका। इसके लिए वर्षण प्रभाविता, सर रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। हाँ, का उपयोग किया। और वर्षण प्रभाविता को निकालने के लिए इसने प्रेसिपिटेशन अपॉन इवेपोरेशन, ठीक है, का उपयोग किया था। अभी ये इवेपोट्रांसपायरेशन मोड नहीं देता, केवल इवेपोरेशन देता है। तो प्रेसिपिटेशन तो आपको कहीं भी मालूम हो जाएगा, किसी भी क्या कहते हैं कि मेटेरोलॉजिकल स्टेशन से मालूम हो जाएगा, लेकिन इवेपोरेशन के बारे में आपको उसकी गणना करना कठिन होता है। तो इसने कहा कि 12 महीने का अगर हम 12 मंथ का टोटल इसको निकालेंगे तो इसका सूचकांक हमको निकालना होगा। तो इसके लिए इंडेक्स निकालने के लिए इसने फॉर्मूला दिया कि P अपॉन E इंडेक्स इक्वल टू 12 महीने का निकालने के लिए सिग्मा ऊपर 12 नीचे I और बीच में PI अपॉन PI, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। और बोला कि इसमें PI और EI जो है इंडिकेट करते हैं कम से कम वर्षा को, 12 महीने के वर्षा को और 12 महीने के इवेपोरेशन को। इसके आधार पर हम प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण प्रभाविता सूचकांक की हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। और वर्षण प्रभाविता सूचकांक की गणना करने के लिए इन्होंने, चूंकि इवेपोरेशन का डेटा हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इवेपोरेशन रेशियो के आधार पर इंडेक्स निकाल सकते हैं। और इवेपोरेशन रेशियो, प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन रेशियो, वर्षण प्रभाविता रेशियो जो है, वर्षण प्रभाविता अनुपात का अलग सूत्र दिया। बोला कि ये होता है 11.5 इंटू P अपॉन T माइनस 10 टू द पावर 10 अपॉन 9, क्योंकि इसकी गणना, इसका डेटा सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं है इवेपोरेशन का डेटा, तो हम गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा, तब उसने इसके लिए दिमाग लगाया और एक खास इंडेक्स, मतलब कि इवेपोरेशन का निकाला जो पूरे वर्ल्ड में काम करे, और उसके लिए इसने ये फॉर्मूला अपनाया, ठीक है। और इसी अनुपात के आधार पर इन्होंने 12 महीने का, ठीक है, वर्षण प्रभाविता सूचकांक निकाला। वर्षण प्रभाविता सूचकांक, ठीक है, यानी ये हो जाएगा सिग्मा 12 इंटू 11.5 P अपॉन T माइनस 10 टू द पावर 10 अपॉन 9। ये था इनका फाइनल सूचकांक वर्षण प्रभाविता का। इसी फॉर्मूले के आधार पर इन्होंने बताया कि हम किसी भी क्षेत्र की वर्षण प्रभाविता सूचकांक निकालेंगे। तो थॉर्नथवेट का एक ही उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि हम किसी क्षेत्र का पहला नंबर की वर्षण प्रभाविता सूचकांक निकाल लें, इसी तरह से तापीय दक्षता सूचकांक निकाल लें, और तीसरी बात कि वर्षा का मौसमी वितरण, ठीक है, वर्षा का 3 चीजें ली थी, वर्षण प्रभाविता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, वर्षा का मौसमी वितरण, ठीक है। इस 3 के आधार पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें से एक वर्षण प्रभाविता सूचकांक कैसे निकालते हैं, इसको मैंने अभी तक बताया है। और ये मैंने इसलिए बताया है कि मैंने देखा है
यूपीएससी में सीधा यही पूछ लिया कि वर्षण प्रभाविता का सूचकांक का सूत्र निम्न में से कौन है। अब याद रहे तब तो कोई बनाए, जिसको याद था उसने बनाया, जिसको नहीं था, मैं उस बार ये क्वेश्चन पहली बार मिला था, हमें अच्छे से याद नहीं था और ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जान लेना आपका जरूरी है। ये लिख लिया? सर एक बार इसको फिर से दोहरा दीजिए ना, किसको? समझा दीजिए। ये सर जो अभी बताए वर्षण प्रभाविता, इस फॉर्मूला से फिर से सर। थॉर्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था उसमें 3 चीजों का उपयोग किया। पहला वर्षण प्रभाविता सूचकांक, दूसरा तापीय दक्षता सूचकांक और तीसरा वर्षा का मौसमी वितरण। ये 3 कारक इसने लिए थे। अब इस तीनों कारक में जो पहला कारक है वर्षण प्रभाविता सूचकांक, इसको बताया सिंपल तरीके से कि किसी भी क्षेत्र में होने वाली वर्षा और उस क्षेत्र से होने वाले वाष्पीकरण, किसी भी क्षेत्र में होने वाली वर्षा और उस क्षेत्र में होने वाला वाष्पीकरण का जो अनुपात होता है उसी को वर्षण प्रभाविता कहते हैं। क्लियर है? इसको निकालने के लिए 12 महीने, 1 महीने की वर्षा बटे 1 महीने का वाष्पीकरण किसी क्षेत्र विशेष में, अगर इस दोनों को इस तरह से हम होने वाली वर्षा को होने वाले वाष्पीकरण से भाग दे दें तो हमको वर्षण प्रभाविता मिल जाता है। तो वर्षण प्रभाविता इंडेक्स निकालने के लिए पूरे साल का 12 महीने की वर्षा और 12 महीने में होने वाले इवेपोरेशन को निकालना है। तो इसको हम 12 से मतलब कि 12 महीने का अलग अलग जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सिग्मा 12 मल्टीप्लाइड बाय PI/EI, जहां PI 12 महीने का क्या कहते हैं कि वर्षा को दिखाता है और EI 12 महीने के इवेपोरेशन को दिखाता है। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई इसमें तो आपको दिक्कत हो जाएगी, या उन्होंने खुद देखा कि हर जगह इवेपोरेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है। ये मैंने लिखा है कि डेटा इवेपोरेशन का डेटा सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तब उन्होंने अलग दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया कि पहले उन्होंने इवेपोरेशन की रेट को देखा कि किस क्षेत्र में चूंकि इवेपोरेशन का प्रमुख कारण क्या है, तो सूर्य तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तापमान जितना कम होगा उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। प्राथमिक कारण सूर्य ताप है, लेकिन द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक कारक भी हैं। द्वितीयक कारक है हवा का बहना, अगर हवाएं बहती हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर वो भी शुष्क हवा बहती है तो इवेपोरेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तापमान से कहीं ज्यादा प्रभावी हवा का बहना होता है। ठीक है, अगर आर्द्र हवाएं हैं तो इवेपोरेशन कम होगा। आप पूर्वा हवा बहता है, बरसात के मौसम में कपड़े पसारते हैं, फिर भी पूर्वा हवा में कपड़े नहीं सूखते हैं, लेकिन गर्मी में छाया में कपड़े पसार दीजिए और पछुआ हवा बह जाए, 5 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। तो दोनों तरह की हवाओं में बड़ा अंतर था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि इवेपोरेशन का डेटा नहीं भी हो तो इस फॉर्मूले पे केवल प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को रख दें हम। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, तापमान और वर्षा को रख दें। ठीक है, तो हम वर्षण प्रभाविता अनुपात निकाल लेंगे, और 12 महीने का अगर निकालना हो तो 12 महीने के वर्षा और तापमान के डेटा को रखेंगे और इसमें 10 घटा के इस ऊपर पावर 10/9 कर देते हैं, तो हमारा वर्षण प्रभाविता सूचकांक की जानकारी हो जाती है। तो एक तरह से उन्होंने अपने ही फॉर्मूले को जो शुरुआत में दिया था आगे चलकर सर पी वाला वर्षा होगा ना सर? हाँ, पी मतलब वर्षा होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ ताप लिखे सर, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, और टी मतलब टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है, ई मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन, ये इस वर्ड्स के मतलब है। सर इसमें उल्टा लिख दिए, उसी को बोल रहा था। यहाँ पर है ना सर, ताप, पी मीन्स वो ताप लिख दिए हैं वहाँ पर,
वर्षा होगा। अच्छा, सही। वर्षन। हाँ हाँ हाँ, सही कर सही कर, मैंने ही गलती की है। चलो यहाँ पर होगा वर्षा, सही कर लो जी। और इस टी का मतलब होगा टेम्परेचर, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं 11.5 वर्षा बटे ताप -10⁻10⁻9। हिंदी में लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। सही करेक्शन करा दिया। मिटाऊं? यस सर। ठीक है, सर तो ये ये 11.5 क्या बता रहा था, नहीं समझ में आया। 11.5 एक कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिर अंक है, वो बदल नहीं सकता है, सर सभी जगह के लिए वो लागू है। हाँ इस सर ऑटोमेटिक लिख देंगे 11.5। क्या? सर डीएस लाल में सर दोहे को दिया है सर वर्गीकरण। दोनों को कौन वर्गीकरण दिया है? एक दिया है सर वर्षण प्रभाविता, दूसरा दिया है तापमान हाँ, प्रभाविता। अभी मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है क्या? नहीं सर 3 लिखवाए वो बोल रहे सर। चैप्टर, अच्छा, 3 को, यहाँ जो 3 को लिखा था वो, हाँ सर। तो डीएस लाल को तभी फिर से पढ़ना, और बीच में इस तरह के मतलब न रोका करो, ठीक है। चैप्टर मैंने खत्म किया नहीं, तुम कंक्लूजन निकाल लिए, ठीक है ठीक है, ये गलत बात है। हाँ, और डीएस लाल को तनी बढ़िया से पढ़ना है। ये जो कहते हो कि डीएस लाल में दुइये को दिया है, तनी बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो मतलब कि वर्षण प्रभाविता सूचकांक निकाला, उस आधार पर इन्होंने 5 प्रकार के, विश्व में 5 प्रकार के जलवायु सूचकांक, जलवायु प्रदेश में वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पर 5 जलवायु प्रदेश बनाए। ये 5 कौन थे? तो P/E सूचकांक ये है, और ये सूचकांक इनका आया था सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए 128 से मोर देन 128। इसके बाद था 64 से 127, 64 तक या 68 था, 64 था, 64 से 127। इसी तरह से अगला था इनका 32 से 63, ठीक है। उसका अगला था 16 से 31, और इसके बाद था लेस देन 16। ये 5 कैटेगरी में जितने सूचकांक आए पूरे वर्ल्ड में, इन्होंने उसको इस 5 कैटेगरी में वर्गीकृत किया, ठीक है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो हायर और लोअर वैल्यू को लेकर उसके बीच के डिफरेंट इंटरवल पे डिवाइड किया, और इस तरह से इनको 5 कैटेगरी प्राप्त हुई। ये चाहते तो इसको 4 में भी बांट सकते थे, 3 में भी बांट सकते थे, लेकिन जितने कम क्लासिफिकेशन करेंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी। इन्होंने इसको 5 क्लास कैटेगरीज में डिवाइड करना किया, और जो सबसे ज्यादा वर्षण प्रभावित 128 है, उसको इन्होंने वेट क्लाइमेट में रखा, ह्यूमिडिटी रीजन, आर्द्रता प्रदेश अगर हमने, तो वेट क्लाइमेट में रखा, आर्द्र जलवायु, ठीक है।
और इसके लिए स्पेसिफिक वेजिटेशन विशिष्ट वनस्पति कौन सी होगी? तो इसमें रेन फॉरेस्ट विकसित होंगी। बताया कि इसमें रेन फॉरेस्ट डेवलप होंगे। ठीक है। दूसरा था तुम्हारा 64 से 127 जो क्लासिफिकेशन था, इसको इन्होंने वेट क्लाइमेट। इसके बाद इन्होंने, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं जी, ज्यादा सही रहेगा। ह्यूमिड क्लाइमेट, और ह्यूमिड क्लाइमेट में विकसित होने वाली वनस्पति को इन्होंने कहा कि ये है फॉरेस्ट। ठीक है। रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में अंतर है। वेट क्लाइमेट मतलब तर जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब आर्द्र जलवायु। वर्षा है, तर मतलब एकदम पूरी तरह से भींगा हुआ। ठीक है। तीसरा नंबर जो क्लासिफिकेशन था उसको इन्होंने सब ह्यूमिड कहा, सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है। और इसमें विकसित होने वाली वनस्पति को ग्रासलैंड कहा। ठीक है, घास भूमि। इसी तरह से 16 से 31 के बीच जो वर्षा सूचकांक था उसको इन्होंने रखा इसमें सेमी एरिड में। हाँ, सेमी एरिड क्लाइमेट, और इसमें विकसित होने वाली वनस्पति को स्टेपी वेजिटेशन कहा। स्टेपी वेजिटेशन। ठीक है, बताया। इसी तरह से जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र था उसको इन्होंने कहा कि ये एरिड है, यानी शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, और इसमें जो वनस्पति विकसित होगी उसको हम डेजर्ट वेजिटेशन कहेंगे। ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इस वर्षा के आधार पर विकसित होने वाली वनस्पतियों को लेते हुए इस जलवायु प्रदेश का विभाजन किया था। ये था वर्षा के आधार पर वर्षा प्रभाविता सूचकांक, और दूसरी तरफ इन्होंने इस वर्षा प्रभाविता के साथ वनस्पति को कोरिलेट किया, दिखाया कि इतनी वर्षा में किस प्रकार की वनस्पति विकसित होगी, इतनी वर्षा में किस प्रकार की वनस्पति विकसित होगी, और तब इसके आधार पर बताया कि इस क्षेत्र को हम इन नामों से कह सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजन कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक रीजन का ये क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन का आधार दो चीजें हैं, पीई सूचकांक और इसमें विकसित होने वाली वनस्पति। ये आपको मैच द कॉलम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैच कॉलम, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज पूछता है, लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक चीज और लिखी, बताई, वो ये बताई बात कि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्षा का मौसमी वितरण, वर्षा के मौसमी वितरण को लिया, और मौसमी वितरण को इन्होंने 4 छोटे स्मॉल लेटर से इंडिकेट दिया। आर था, एस था, डब्ल्यू था और डी था। ठीक है, आर, एस, डब्ल्यू और डी,
बोला कि आर उस टाइप का मतलब कि वर्षा का प्रदेश है जहां सालों भर वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा सालों भर, पर्याप्त वर्षा सालों भर। डी, चूंकि इन्होंने पूरे विश्व में ये चीज देखा था कि कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां सालों भर वर्षा होती है, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं, ठीक है, जहां पर गर्मी में काफी कम वर्षा होती है, गर्मी में अपर्याप्त वर्षा। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां जाड़े में अपर्याप्त वर्षा होती है, और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां सालों भर अपर्याप्त वर्षा होती है। तो इस तरह से पूरे विश्व में वर्षा के मौसमी वितरण को के आधार पर, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के आधार पर इन्होंने, ठीक है, 4 कैटेगरी में बांटा। ऐसे प्रदेश जहां सालों भर वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, ऐसे प्रदेश जहां केवल गर्मी में अपर्याप्त वर्षा होती है, और ऐसे प्रदेश जहां केवल जाड़े में अपर्याप्त वर्षा होती है, उसको W से इंडिकेट किया, W फॉर विंटर, ठीक है, inadequate unadequate rainfall in winter, अपर्याप्त वर्षा जाड़े में, अपर्याप्त वर्षा समर में, ठीक है, और D यानी सालों भर अपर्याप्त वर्षा, डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल होल ईयर, ठीक है। तो इस 4 तरह की कैटेगरी में सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन को डिवाइड किया। ये हो गया क्लियर। एक चीज और किया उन्होंने, यहां 1 2 3 नहीं रखा था, इन आर्द्रता सूचकांक के आधार पर जिस क्लाइमेटिक रीजन का निर्धारण किया, इस क्लाइमेटिक रीजन के लिए उन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया, संकेत दिया, ए संकेत दिया, बी संकेत दिया, सी संकेत दिया, डी, और इसके लिए संकेत दिया ई। यहां मैं बताना शुरू में भूल गया था, ठीक है। ए से लेकर ई तक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को संकेताक्षर के रूप में चुना, यानी ई का मतलब हो गया एरिड रीजन, बी का मतलब हो गया ह्यूमिड क्लाइमेट, सी का मतलब हो गया सब ह्यूमिड क्लाइमेट, ए का मतलब हो गया वेट क्लाइमेट, डी का मतलब हो गया सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, आप अपनी किताब में जहां लिखे हैं कॉपी में सही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इन दोनों के आधार पर एक तरफ वर्षा सूचकांक को निकाला और दूसरी तरफ वर्षा के मौसमी वितरण को निकाला। तो यहाँ 2 चीजें हैं। अब ई मत कहिएगा कि DS लाल चाहे सविंदर सिंह में तो ऐसे नहीं लिखा है। पहला वर्षा प्रभाविता सूचकांक प्लस मौसमी वर्षा में मौसमी भिन्नता, इस दोनों चीज को लिया। वर्षा प्रभाविता सूचकांक क्या था? A, B, C, D और E। अब मौसमी भिन्नता सूचकांक क्या था? अभी तो लिखा है रेन इन होल ईयर, R, रेन इन समर, सॉरी डिफिशियंसी, रेन डिफिशियंसी इन समर, रेन डिफिशियंसी इन विंटर एंड होल ईयर डिफिशियंसी ऑफ द रेन। ठीक है, ये था। अब A के साथ R लगा दीजिए, क्या हो गया? AR। A के साथ S लगा दीजिए, AS। A के साथ W लगा दीजिए, AW, और A के साथ D लगा दीजिए, हो गया। B के साथ R लगाइए, BS, BW, BG। C के साथ R लगाइए,
सी के साथ एस लगाइए, सी के साथ डब्ल्यू लगाइए, सी के साथ डी लगाइए, डी के साथ आर लगाइए, आर लगाइए, डी एस ई एस डी डब्ल्यू ई डब्ल्यू डी डी और ई डी। कितने क्लासिफिकेशन हो गए? ये थे 5 और ये थे 4, 5 गुना 4, 20 वर्ग में बटा। ठीक है, तो वर्षा प्रभाविता सूचकांक और वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इन्होंने विश्व की जलवायु को इस तरह से 20 वर्गों में बांटा। लेकिन इन्होंने ये भी देखा कि वर्षा के अलावा वनस्पतियों के विकास पर तापमान की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर तापमान ना हो तो वनस्पति भी ना हो, वर्षा ना हो, थोड़ी कम हो थोड़ी ज्यादा हो तो वनस्पति हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी तो वनस्पति भी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन तापमान अगर हटा दिया जाए तो वनस्पति की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने तापमान प्रभाविता सूचकांक निकाला अगले स्टेप में। ठीक है, इसको मिटा दूं। अगले स्टेप में इन्होंने तापमान प्रभाविता सूचकांक निकाला है और तापमान प्रभाविता सूचकांक के लिए भी इन्होंने एक अलग फॉर्मूले का उपयोग किया। ठीक है, तापीय प्रभाविता सूचकांक। तापीय प्रभाविता सूचकांक निकालने के लिए पहले रेशियो निकाला, T अपॉन E रेशियो। T अपॉन E रेशियो के लिए इन्होंने टेम्परेचर को 32 से घटा दिया, अपॉन 4 कर दिया, 4 से विभाजित कर दिया। 12 महीने का निकाला था, तो जब 12 महीने का निकालेगा तो उसको हम तापीय प्रभाविता सूचकांक कहेंगे। T अपॉन E इंडेक्स इक्वल टू सिग्मा 12 इंटू T माइनस 32/4। ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया और इस फॉर्मूले के आधार पर इन्होंने विश्व को कुल 6 थर्मल एफिशिएंसी के आधार पर 6 थर्मल प्रोविंस में डिवाइड किया। ठीक है, और ये 6 थर्मल प्रोविंस को इन्होंने ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश से सूचित किया। ठीक है, तो ए डैश में इन्होंने देखा कि टीई जो सूचकांक है, सॉरी टीई सूचकांक ए डैश में, बी डैश में, सी डैश में, ई डैश में सबके लिए अलग अलग पाया। ए डैश में पाया कि 128 से ऊपर होता है टी इंडेक्स, ये टी इंडेक्स लिखा है। ठीक है, 128 से ऊपर है। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कि नहीं? सर कुछ एक्स्ट्रा आवाज भी आ रहा है सर। मेरे यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं हो रही है। हाँ, बहुत दूर कोई पटाखा फूट रहा है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरा है 64 to 182, सॉरी 128। तीसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने तापीय प्रभाविता सूचकांक देखा कि 32 से 63। सर 64 से 127 होगा। हाँ सही कह रहे हो, 127 होगा, होना यही चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ 127 ही है। ठीक है, 32 से 63। इसी तरह से अगला है मेरा 16 से 31 और इसके बाद 1 से 15 और इसके बाद लास्ट। अरे नहीं, रोल नंबर वाइज है। ठीक है, तो ये इसने पाया और इसको इस तरह से कैटेगराइज किया इंडेक्स को, और इसके लिए एक खास लेटर दिया, संकेताक्षर। ठीक है, संकेत ये दिया
सब में डैश लगा दिया, वही एबीसीडी यूज किया लेकिन डैश लगा के यूज किया, और तब इसको इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में सूचित किया। इसको रखा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दूसरे को रखा मेसोथर्मल, ठीक है, माइक्रोथर्मल, इसी तरह से टैगा, टुंड्रा, ठीक है, और लास्ट को फ्रोस्ट के अंतर्गत रखा। तो ये क्लासिफिकेशन दिया। हो गया? ओके सर। इसके पहले क्लासिफिकेशन कितने आए थे? टोटल 20 था, सॉरी इसके पहले 20 था, और यहां कितना है? 6 है, तो 20 गुना 6 कर दोगे कितना होगा? 120, यानी पूरे वर्ल्ड में 120 क्लाइमेटिक रीजन्स होने चाहिए। इन सबको उन सबके साथ वैसे ही ऐड कर दे तो, लेकिन इन्होंने 120 कहा कि नहीं, 120 नहीं होंगे, 120 ऐसे होते हैं, मतलब कि इसको उसके साथ मिला दें। अब जैसे तुम्हारा हमने निकाला था AR, AS, AW और AD। अब इन सब के साथ हम A डैश लगा लिखा है, तो क्या हो जाएगा? A A A A, तो 4 तो ऐसे ही हो गए। अब B के साथ लगा दें तो A BR नहीं, B A डैश R, B A डैश S, B A डैश W, B A डैश D, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर इसको लगाएंगे तो ये चीजें बदलती चली जाएंगी और कुल हो जाएंगे 120। लेकिन थॉर्नथवेट ने कहा कि नहीं, 120 क्लाइमेटिक को नहीं मान के इन्होंने केवल और केवल 32 क्लाइमेटिक जोन को माना, जो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे, ठीक है। खैर, तो इस तरह से इन्होंने पूरे वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इसमें से 32 का यहाँ उल्लेख मैं करूं तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी थॉर्नथवेट संतुष्ट नहीं होते हैं। इनको अभी भी लगता है कि मेरे क्लासिफिकेशन में अभी भी बहुत बड़ी कमी है और उसको खोजते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 बार चूंकि अलग अलग इसको निकालना पड़ता था, अच्छा इसके लिए काफी बड़ा कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ता था। वो इस फेरे में थे कि हमारे पास एक ऐसा कैलकुलेशन मिल जाता जो एक ही फॉर्मूला लगाए और सारा क्लासिफिकेशन हो जाए। तो इसके लिए काफी प्रयास में थे और तब इन्होंने इवेपोरेशन शब्द दिया, ठीक है। थॉर्नथवेट जो है सीजनल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन के आधार पर प्रस्तुत किया। आगे चलकर 1948 में (1948) में
विभव वाष्पोत्सर्जन, इसको हम पीई से इंडिकेट करते हैं। विभव वाष्पोत्सर्जन के आधार पर पीईटी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, के आधार पर मौसमी जलवायु वर्गीकरण, सीजनल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। सीजनल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया किसके आधार पर? तो विभव वाष्पोत्सर्जन के आधार पर। और मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि विभव वाष्पोत्सर्जन उसको कहते हैं जब सोयल से और प्लांट से दोनों से होने वाला वाष्पीकरण को सम्मिलित रूप से हम विभव वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। और यही वर्ड 1948 में इन्होंने दिया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ड दिया कब था। ठीक है, खैर, तो ये चीज हो गई। अब इन्होंने बताया कि ये जो प्रेसिपिटेशन की गणना करते हैं कि कितनी किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। ठीक है, तो खैर उस पर ना जाइए। इन्होंने पीईटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, इस पीईटी के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया और फॉर्मूला था 1.6 इंटू 10 T अपॉन I टू दी पावर A। अब यहां पर T हमें समझ में नहीं आता है, I समझ में नहीं आता है, A समझ में नहीं आता है। तो ये कहता है कि यहां पर ये जो T है, T तुम्हारा टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, एक खास औसत तापमान को इंडिकेट करता है। T औसत तापमान को इंडिकेट करता है। इसी तरह से A जो है पावर के रूप में जो लिखा गया है वो A इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द हीट इंडेक्स। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ हीट इंडेक्स को इंडिकेट करता है। और रही बात I की, तो ये जो I है, ये I की गणना हम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, इस I की गणना इन्होंने अलग तरीके से करने के लिए बताया। बोला कि 12 महीने का हम क्या ले लें, तापमान ले लें। ठीक है, 12 महीने का तापमान ले लें, 5 से विभाजित करके और इस पर पावर 1.514 रख दें, तो I की गणना होती है, I की प्राप्ति होती है, जिसमें TI जो है ये मंथली टेम्परेचर किसी खास महीने का मासिक तापमान है, किसी खास माह का मासिक औसत मासिक तापमान, औसत मासिक तापमान है। ठीक है, तो किसी खास महीने के औसत मासिक तापमान को इस फॉर्मूले के आधार पर जब हम रखते हैं तो I की प्राप्ति होती है। तो ये है I। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने I एक हीट इंडेक्स है, यहां लिख लीजिए I इक्वल टू हीट इंडेक्स विच इज ए कांस्टेंट। ये एक स्थिरांक है, मतलब इसमें बदलाव नहीं आता है।
ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पीईटी की गणना की। आगे चलकर इन्होंने देखा कि खाली पीईटी से नहीं होगा, वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट। ठीक है, इन्होंने पाया कि थॉर्नवेट कैलकुलेटेड द मॉइस्चर इंडेक्स, पहला पीईटी निकाला, दूसरा इन्होंने आगे चलकर मॉइस्चर इंडेक्स निकालने की कोशिश की। मॉइस्चर इंडेक्स, ठीक है, नमी सूचकांक, और नमी सूचकांक को निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए इसको। एक तो पीईटी चाहिए, दूसरा इसको वाटर सरप्लस चाहिए, वाटर सरप्लस यानी कि क्या कहेंगे, वाटर सरप्लस को एस कहते हैं, एस से इंडिकेट किया। और तीसरा चीज चाहिए था वाटर डेफिसिट। जी, ठीक है, वाटर डेफिसिट। तो इस 3 के आधार पर इसने ये चीज निकालने की कोशिश की। तो मॉइस्चर इंडेक्स बराबर हो जाएगा मॉइस्चर इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर इक्वल टू 100 S माइनस 60 D अपॉन PET। ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है PET क्या है, D क्या है तो डेफिसिट है, और S क्या है तो सरप्लस है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसकी गणना की। इसको लिख लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। मतलब माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, अच्छा हमको बोल रहे थे कि घर में बोल रहे थे? मैं सर मल्लाह जी को बोल रहे थे। ऑफ है सर, ऑफ शो कर रहा है उनका। अच्छा,
मैं लगता है कि हो गया है, मिटा देना चाहिए। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, तो ये हो गया। 1955 में इन्होंने फिर से फॉर्मूला में थोड़ा सा संशोधन किया, ठीक है। 1955, ये मत कहना कि ये इनके किताब में नहीं दिया है तो उनके किताब में नहीं दिया है, ये एमबी सिंह की किताब में दिया हुआ है, डीएस लाल की किताब में भी नहीं है और ना ही समिंदर सिंह की किताब में, ठीक है। तो पहले से जानो। तो 55 में फिर से संशोधन किया, ठीक है, रिफॉर्म किया, ठीक है। और इस रिफॉर्म में उन्होंने बताया कि थर्मल एफिशिएंसी जो कि पीईटी के आधार पर हम, हाँ, थर्मल एफिशिएंसी पीईटी से जो प्राप्त की जाती है वो डिपेंड करती है तापमान पर, ठीक है, और पीईटी भी तापमान पर डिपेंड करता है। सीधा लिखो कि तापीय दक्षता पीईटी से प्राप्त होती है और पीईटी तापमान की मात्रा पर निर्भर करता है। अभी जो तापीय दक्षता हमने दिखाया था, सॉरी, हाँ, तापीय दक्षता पीईटी पर निर्भर करती है और पीईटी जो है ये क्या कहते हैं कि तापमान पर निर्भर करता है। और अभी जो फॉर्मूला आपने देखा था, क्या कहते हैं कि मॉइस्चर इंडेक्स का, ठीक है, तो तापीय दक्षता पर निर्भर करता है। तो यहां पर जब उनको लगा कि थर्मल एफिशिएंसी, तो मतलब कि थर्मल अमाउंट और क्या कहते हैं कि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब लिया उन्होंने इस तापीय, चूंकि इनको इस साथ लगा कि तापमान की मात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए थर्मल डेफिशिएंसी, नहीं सॉरी, एफिशिएंसी तापीय दक्षता को लिया, आर्द्रता की मात्रा को लिया, ठीक है, और साथ ही साथ वर्षा के मौसमी वितरण को लिया। और इसके अलावा इन्होंने, हाँ, इन सब को लिया और इन सब के आधार पर जो अभी आपने देखा था कि इन्होंने आर्द्रता सूचकांक निकाला है, तो इस आर्द्रता सूचकांक का अभी निकालने का जो तरीका है, इन्होंने साथ रखा था 100 S माइनस जी अपॉन, नीचे क्या रखा था अभी इसके पहले, पीईटी रखा था, तो यहाँ पर पीईटी की जगह, हाँ, पीईटी रखा था इन्होंने, ठीक है, ये रखा था, इसको बदल दिया और कहा कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि 100 इंटू आर अपॉन पीईटी माइनस 1, ये कर सकते हैं। आर फॉर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहां आर इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा। अगर वर्षा की मात्रा को में हम
पीटी घटा के आने वाले वैल्यू को पीटी से भाग दे देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा मॉइस्चर इंडेक्स जो है वो प्राप्त हो जाता है। और इस मॉइस्चर इंडेक्स के आधार पर इन्होंने दो चीजें कैलकुलेट किया। एक कैलकुलेट किया ह्यूमिडिटी इंडेक्स, ठीक है, एक कैलकुलेट किया इन्होंने ह्यूमिडिटी इंडेक्स, और दूसरा कैलकुलेशन निकाला इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी, ह्यूमिडिटी इंडेक्स एंड थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। ये दो चीज निकाला। तो ह्यूमिडिटी इंडेक्स इन्होंने पाया कि मोर देन 100, 82, 100, इसी तरह से 62, 80, 40, 22, 40 और 0 to 20, फिर -33 to -33.320, फिर आपका हो जाएगा -16.9 to 33.3, 60.9 नहीं 60.6, ठीक है, और फिर हो जाएगा 100 to 66.6। ये रहा इनका ह्यूमिडिटी इंडेक्स। दूसरी तरफ इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी को निकाला, और थर्मल एफिशिएंसी माना कि 114 है, मोर देन 114 है। इसके बाद 99.7 से 114, इसके बाद इन्होंने लिखा 85.5 से 99.7, ठीक है। इधर का लिख लिए हो, लिख लेना। इकहत्तर पॉइंट क्या है 2 से 85.5, इसी तरह से 57.02, 71.2, पाँच 42.7, चौदह पॉइंट दो। ये दो इंडेक्स की इन्होंने गणना की, और इसके जैसे तुम्हारा हंड्रेड से अधिक इंडेक्स वाले अर्थ
ये रखा, दूसरे के लिए 8 संकेत दिया B4, ठीक है। तीसरे के लिए 8 B3, चौथे के लिए 8 B2, पांचवे के लिए 8 B1, तर्क पात, और संकेत दिया C2, शुष्क उपाद, संकेत दिया C1, ये हो गया। इसी तरह से अगला जो है इसको मिटा देते हैं। ये डैश B-4 मेरा थर्मल, इस तरह से B-3 मेसोथर्मल, B-2 मेसोथर्मल, C-1 नहीं C-2 मेसोथर्मल, C-1 माइक्रोथर्मल, B-4 B-3। सर मेसोथर्मल 2 बार लिख दिए। हाँ 2 बार है, मेगा थर्मल 2 बार है, मेसोथर्मल 3 बार है। C-1 माइक्रोथर्मल, इसके बाद D- टुंड्रा और E- फ्रॉस्ट। ये क्लासिफिकेशन इन्होंने 1955 में जाके दिया, ठीक है। तो अंतिम में हम देखते हैं कि जब पहुंचते हैं तो थॉमथवेट का क्लासिफिकेशन थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि अब हम पी सूचकांक और ये सब कैसे निकालें, और यहां तब मामला गड़बड़ा जाता है, जटिलता बढ़ जाती है। कोपेन का क्लासिफिकेशन मात्रात्मक होने के साथ साथ अनुभाविक था, लेकिन थॉमथवेट का क्लासिफिकेशन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते लास्ट का शुरू से ही पूरी तरह से मात्रात्मक ही रहा, पूरी तरह मात्रात्मक हो गया। तो B- होगा किसमें
इस साइड में जो हाँ। लिखे हैं मेगा, यहाँ B-4, नीचे B-3, B-2, C-2, C-1, D-E-। सर मैं पूछ रही थी ना कि B1 जो इधर लिखे हैं, B2 आदर B2 आदर B1, इधर जो लिखे हाँ। हैं आप B2 B-2 के बाद B1 B-1 नहीं लिखे हैं, उसको पूछ रहे थे, वो नहीं होगा? नहीं नहीं, यही है जो लिखा है, यही है। आपको ओके सर। देखिए, ये एक कैटेगरी है, ठीक है? और आर्द्रता और तापमान में अंतर है। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर 99 से ऊपर के तापमान है, इसके नीचे तापमान की मात्रा घट जाती है। तो यहाँ पर मेगाथर्म की जगह मेसोथर्म आ जाता है, और मेसोथर्म 85 मतलब 99 से लेकर ये 57 तक जाता है। 57 के बाद जो घटता है तो ये 42 तक माइक्रोथर्म रहता है, और उसके बाद टुंड्रा और फ्रॉस्ट क्लाइमेट आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ आप इसको लगे हुए को भी देख लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ओके सर। सर इसमें लास्ट का कोई नेम नहीं है? नहीं, इसके लिए किसी का लेस देन 14.2? तो इसमें क्या कह रहे हो? नहीं, उसके बाद लास्ट नहीं है। सर लेस देन 14.2 में कौन सा ये आता है? अब जब फ्रॉस्ट हो ही गया, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सब चीज जम गया है, तो अब जम गया है तो उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। मतलब ये पूरे तरह से ध्रुवीय टोपियों के लिए है ये तापीय दक्षता, ठीक है? उसके नीचे नहीं आएगा। ये टेम्परेचर को इंडेक्स, टेम्परेचर के बेसिस पे है, लेकिन ये एक सूचकांक है, ये टेम्परेचर नहीं है। उसके आधार पर निकाला गया, फॉर्मूले में रख के टेम्परेचर को निकाला गया सूचकांक है, और ई अकेले नहीं है। अभी आपने तापीय दक्षता सूचकांक निकाला था, क्या था फॉर्मूला? शुरुआती में तापीय दक्षता जो थी T-32/4 था, ठीक है? तो इस तरह से ये सूचकांक है, और इसी फॉर्मूले पे इसको निकाला गया है। माइक तो ऑफ कर लो सुलेखा। मेरा ऑफ है। सबका हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, तो थोड़ा हम लोग जलवायु विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले कल मैंने जलवायु विशेषता बताई थी, तो उसमें बताया था कि पहले एक मैप बना लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगी।
एक्चुअली एक मोटा मोटी मैप है। ठीक है, फिर भी समझाने के लिए काफी है। सबसे पहले क्लाइमेट फॉस्फेट का अनुसार ए था और ए को उन्होंने कैटेगराइज किया था AF, AS, सॉरी AW और AN। फॉरेस्ट सालों भर वर्षा, ठीक है। AW मतलब कि उष्णार्द्र जलवायु, सालों भर, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। AW सवाना प्रकार की जलवायु और ये AM मानसूनी, ठीक है। तो इसमें से AM का विस्तार 8 डिग्री से 28 डिग्री के बीच बताया था, इसका विस्तार 5 डिग्री से 20 डिग्री बताया था, और इसका विस्तार जो है ये बताया था कि ये ऐसे क्या कहते हैं 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच पाया जाता है। लेकिन महाद्वीपों के वायु प्रवाह वाले, समुद्री सागरीय वायु प्रवाह वाले क्षेत्रों में ये 5 डिग्री से 20 डिग्री या 400 के बीच पाया जाता है, ठीक है। उष्णार्द्र कटिबंधीय जलवायु, यानी कि ये सबसे पहले अगर हम इसको लें तो पूरे विश्व में इसका विस्तार, ये पूरा का पूरा एरिया, इस क्षेत्र में ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, और ये पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये 3 प्रदेश जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहला जलवायु AF, दूसरा है AM, सॉरी AW। इसके ठीक बाहरी पेटी में जब वर्षा की मात्रा घट जाती है तो ये पेटी जो है ठीक है, ये होती है सवाना। यहां पर सवाना, ये प्रदेश सवाना, ठीक है। ये विश्व के सबसे बड़े सवाना प्रदेश है, उत्तरी हिस्सा ये सवाना, ठीक है। इसी तरह से और भी छोटे मोटे क्षेत्र हैं, लेकिन मेजर पेटी यही है, सवाना की। फिगर से ये समझ में आया? दूसरी बात, मानसूनी जलवायु की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया दक्षिणी एशिया, बर्मा, चीन, जापान, ये सब मानसूनी एशिया है, जलवायु के क्षेत्र है। साल में हवा एक बार 6 महीने इधर जाती है और अगले 6 महीने में वापस लौटती है। यही इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। अब रहा सवाल टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर और वर्षा की, ठीक है। तो सवाना का मैंने क्या इंडिकेशन दिया है जी, ये इंडिकेशन दिया है, और मौसमी का क्या इंडिकेशन दिया है, रेड से, ठीक है। मौसमी का दिया था, क्लियर हो गया? तो अब आते हैं सब में, अगर हम इस तीनों में यहां पर वर्षा की बात करें तो मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और ये सालों भर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा वर्षा होती है और सालों भर होती है, रोज होती है, ठीक है। इसी तरह से तापमान की अगर हम बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कम नहीं होता है, इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। इसी तरह से तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर की बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वार्षिक
वार्षिक तापांतर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, एक उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश में। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया में जावा सुमात्रा। नाम अगर लिखना चाहेंगे तो ये है। ठीक है, ये है आपका कांगो बेसिन, ये है अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन, और ये इंडोनेशिया जावा सुमात्रा। ये इस प्रदेश में विषुवत-रेखीय ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु आते हैं। सवाना की बात करें तो ठीक इस उष्णार्द्र कटिबंधीय जलवायु के बाहरी पेटी में और मरुस्थल के बीच ये क्या कहते हैं कि सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। लेकिन मॉनसूनी जलवायु प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया कहिए। ठीक है, इसमें आते हैं। तो ये प्रदेश है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें और पूछना है आपको? नो, आगे बढ़े। सर ये क्या बोलते हैं वार्षिक ताप 27 डिग्री के नीचे वार्षिक क्या लिखे हैं ताप सेंटीग्रेड? ये वार्षिक ऊपर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर। हाँ, इसको मिटाऊं? अगला है मेरा बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपका 2 तरह के क्लाइमेट थे, BW और BS। बेसिक लीजिए BW और BS। BW जो है इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, BWH और BWS। यही था ना जी, BWH और BWS नहीं BWK। ठीक है, तो ये एक उष्ण मरुस्थलीय क्या कहते हैं, उष्ण मरुस्थल को दिखाता था, उष्ण मरुस्थल को, और दूसरा शीतोष्ण मरुस्थल को दिखाता था। ठीक है, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। तो पूरे विश्व में उष्ण मरुस्थल का प्रदेश, सबसे विस्तृत प्रदेश जो कि महाद्वीप में पश्चिम से लेकर पूरा फैला हुआ है, वो ये है। ठीक है, ये हो गया आपका BWH, सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। यही BWS जो है आपको यहाँ इंडिया में भी मिलता है, पश्चिमी भाग में, इस हिस्से में। यही BWS का विस्तार इन क्षेत्रों में भी, सऊदी अरब, ईरान, बाकी सब में भी पाया जाता है। ये विश्व के उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इसी तरह से उष्ण मरुस्थल एरिज़ोना, शीतोष्ण, ठीक है। तो ये विश्व के उष्ण मरुस्थल में से ये आते हैं। ठीक है, अटाकामा, कालाहारी, ये भी आएंगे 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ये मिलते हैं, अक्षांशों के बीच। अरब, अटाकामा, अटाकामा कहाँ है जी? नावी, कोलोराडो, एरिज़ोना। हाँ, विश्व का मरुस्थल, गर्म मरुस्थल में ये भी आता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रदेश कालाहारी, अटाकामा, ये प्रदेश, ये मैक्सिको का प्रदेश, कैलिफोर्निया घाटी, एरिज़ोना, ये सारे के सारे प्रदेश विश्व के उष्ण मरुस्थल में से आते हैं।
अब दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थल, ठीक है। तो शीतोष्ण मतलब अच्छा, दूसरी इसकी बात, विश्व के सबसे गर्म स्थान, विश्व के सबसे गर्म स्थान इसी उष्ण मरुस्थल में मिलते हैं। और ये गर्म स्थल जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है अल अजीजिया, ठीक है, लीबिया में है 58.7 डिग्री, 58.7 डिग्री अल अजीजिया में पाया गया। इसके अलावा केवल 58 डिग्री की बात करें तो ये मृत घाटी डेथ वैली कैलिफोर्निया 58 डिग्री डेथ वैली कैलिफोर्निया, और 57 डिग्री पाया गया था जैकोबाबाद, 52 डिग्री जैकोबाबाद। पाकिस्तान में ये विश्व के 3 सबसे अधिकतम तापमान के क्षेत्र हैं जो इसी उष्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, इसी उष्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब रहा सवाल कि इन उष्ण मरुस्थलों के विकास का कारण क्या है। तो इन उष्ण मरुस्थलों के विकास का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके किनारे ठंडी जलधारा बहती है, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट, ये कोल्ड करेंट, ठीक है, ये रहा कोल्ड करेंट, ये सब की सब ये किनारी जलधारा कोल्ड करेंट, तो इसके किनारे पर ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है। ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर समुद्री आर्द्र हवाओं का प्रभाव नहीं होता है। तीसरी बात यह होती है, हाँ, यहाँ पर पर्वतीय स्थल है लेकिन आर्द्र हवाएं इसको ठंडी धाराएं हैं, तो इसलिए यहाँ से आर्द्र हवाएं इस ओर बह ही नहीं पाती हैं, ठीक है, इसके चलते मरुस्थल का विस्तार है। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में घुसने वाली व्यापारिक हवाएं जो होती हैं पूरे मरुस्थलीय, अब देखो कि इस क्षेत्र से अगर कोई हवा बह के आएगी तो पूरा मरुस्थल पार करके आएगी, चाहे इधर से चाहे इधर से जाए, तो सॉरी मरुस्थल पार करके नहीं, स्थल पार करके आएगी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो ये हवाएं स्थलीय क्षेत्र से होकर इस क्षेत्र में गुजरती हैं, इसलिए इन हवाओं में आर्द्रता ही नहीं होती है, और आर्द्रता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा ही नहीं होती है। ये दूसरा बड़ा कारण था, ठीक है। तो ये भी है, हाँ, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और ये हमेशा उष्ण मरुस्थल के रूप में बने रहते हैं। इसी तरह से अब देखिए दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र BS, अच्छा, शीतोष्ण मरुस्थल रहते हैं। तो इसमें से शीतोष्ण मरुस्थल जो आप इन क्षेत्रों में देख रहे हैं, ये रहा आपका, अच्छा ये गड़बड़ है, यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती, गड़बड़ नहीं है, सही है, कर्क रेखा ये रही, कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, और मकर रेखा ये, ठीक है, सॉरी मकर रेखा। तो जितने कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल हैं वो सारे के सारे शीतोष्ण मरुस्थल हैं, जैसे अटाकामा, इधर एरिजोना, नामी, कैलिफोर्निया घाटी डेथ वैली, ठीक है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, महान ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ये सारे के सारे शीतोष्ण मरुस्थल हैं। ये आपका कालाहारी यहाँ पर है, कालाहारी, कालाहारी एक खास जनजाति के लिए फेमस है। क्या नाम है उस जनजाति का जो केवल शिकार पर निर्भर करती है? सर बुशमैन कालाहारी। बिल्कुल सही कहा, बुशमैन कालाहारी में ही रहते हैं, और ये शीतोष्ण मरुस्थल है। इसी तरह से अटाकामा शीतोष्ण मरुस्थल है, एरिजोना शीतोष्ण मरुस्थल है, कैलिफोर्निया शीतोष्ण मरुस्थल है,
ये शीतोष्ण मरुस्थल है। तो ये उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल की स्थिति आपने देख लिया, ठीक है। इनमें वर्षा न होने का कारण यहाँ भी वही है, इनके पश्चिमी हिस्से पर ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। यहाँ भी ठंडी जलधारा का ही प्रभाव है, लेकिन यहाँ उष्णता काफी है। ये बहुत बड़ा महाद्वीपीय हिस्सा है और यहाँ पर हवा नहीं होती है, व्यापारिक पौने से तो कतई हवा नहीं होती है, इसके चलते सहारा मरुस्थल का विस्तार हुआ है। अब यहाँ इसके आगे बढ़ते हैं तो इन स्थलों के आंतरिक हिस्से में क्या कहते हैं कि शीतोष्ण कहते हैं, क्या है जी, हाँ, मरुस्थलों का विकास हुआ है। जैसे आपका उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के आंतरिक हिस्सों में, अंतर पर्वतीय क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया, दक्षिण अमेरिका में पूरा का पूरा ये पेंटागोनिया प्रदेश, ठीक है, आंतरिक हिस्से में है। इसी तरह से आपका ये पूरा का पूरा मंगोलिया, ठीक है, इसी तरह से मंगोलियाई क्षेत्र है, गोबी का मरुस्थल, मध्य एशिया में मंगोलिया है, तुर्किस्तान है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ये लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो अंतःस्थलीय क्षेत्र होने का, इसी तरह से रॉकी के इस आंतरिक हिस्से में मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, मतलब कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, पर्वत मतलब पर्वत के आंतरिक हिस्से में, रॉकी पर्वत के पूर्वी हिस्से में या इसके आंतरिक मतलब कि हिस्से में ये पेंटागोनिया है, ये भी मरुस्थलीय है। तो ये इस तरह के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं। इनमें दोपहर का तापमान, तो इसमें तापांतर काफी ज्यादा होता है, दोपहर में 38 डिग्री तक जाता है और रात में 0 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। तो इस तरह से 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान पाया जाता है, तापांतर बहुत ज्यादा होता है। ये सारे के सारे मरुस्थल जो है महाद्वीपों के आंतरिक हिस्से में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये किसी न किसी उच्च स्थलाकृति से घिरे हुए हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है। 25 डिग्री से कम अगर हो गई या 15 डिग्री हो गई तो उसी वर्षा के आधार पर जो घासें विकसित होती हैं, उसी घासों पर पशु चारण के आधार पर यहाँ की व्यवस्था चलती है, ठीक है। ये चीजें होती हैं इन मरुस्थलों में। तो ये बातें हैं। इसी तरह से अब आ जाइए हम तीसरे प्रदेश में चलते हैं। तीसरा प्रदेश था मेरा बीएस, ठीक है, बीएस, ये भी अच्छा, BW के और BWH उस मरुस्थल हो गया, और BW के ये हो गया BWK, ये हो गया BWK, ठीक है। ये सब इसमें आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा सी मेसोथर्म, और सी मेसोथर्म से 3 तरह की जलवायु बने थे, CF, CS और तीसरा क्या था जी, CW। ये 3 तरह के जलवायु बने थे। तो CF इसमें जो है ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य था, ठीक है। CS जो है ये भूमध्य सागरीय था, और CW क्या था जी, चीनी तुल्य। ये जलवायु था। पश्चिमी तुल्य जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ सालों भर ये जो अटलांटिक में गर्म जलधारा का प्रवाह चलता है, ये है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ये ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये जो जलधारा चलती है ये इस क्षेत्र की तुलना में ज्यादा तापमान रखती है, इसलिए गर्म जलधारा होती है। ये इस हिस्से में पहुंचती है और अंदर बाल्टिक सागर तक घुस जाती है, और इधर से आती है तुम्हारा क्या कहते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी हवाएं आती है, और आगे जब बढ़ती हैं इस समुद्री क्षेत्र में घुसती हैं, तो ये उष्णार्द्र वायु राशि और ये शीत वायु राशि
दोनों जब आपस में भिड़ते हैं चक्रवात का निर्माण होता है। यही शीतोष्ण चक्रवात धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता है और इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सालों भर वर्षा पाता है, सालों भर वर्षा। लेकिन ये वर्षा लंबे समय तक चलती है, फुहार के रूप में होती है, ठीक है। और इसलिए माना जाता है कि ये जलवायु बहुत अनुकूलतम जलवायु है। ये जो ठंडी जलधारा चलती है, ये ठंडी जलधारा माना इस सब में सालों भर वर्षा की स्थिति कायम रखती है, ठीक है। और यहाँ भी वर्षा होती है इस ठंडी जलधारा और उधर से आने वाले हवा के प्रभाव के कारण, ठीक है। उधर से इसको गर्म जलधारा की प्राप्ति होती है, यहाँ से गर्म जलधारा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात विकसित होते हैं और न्यूजीलैंड तस्मानिया में भरपूर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। विश्व का सबसे अनुकूलतम रहने का स्थान है ये न्यूजीलैंड तस्मानिया, ये पश्चिमी यूरोपीय देश, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। तो ये चीजें हो गई पश्चिमी, हाँ 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये CFW जो है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया, पश्चिमी यूरोपीय, अच्छा ब्रिटिश कोलंबिया, इस क्षेत्र में ये चीजें मिलती हैं। खैर, अब हम आते हैं CSW, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। इसके दोनों तरफ, इस तरफ में भी ये पूरा का पूरा क्लाइमेट और इधर उत्तरी अफ्रीकी का ये क्षेत्र, ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। पूरे विश्व में ये हिस्सा हो गया CS। यहां CS लिख के मैं यहां लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया हो, यहाँ दूसरा कोई पूछने वाला नहीं है। CS भूमध्य सागरीय। एक्चुअली क्या होता है कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, समझ रहे हैं, सूर्य यहां पर है और सूर्य यहां से खिसक कर यहां चला जाता है, तो ITC जेट जो यहां पर था ये भी खिसक के इधर आके स्थापित हो गया। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में इधर की ताप पेटियां भी नीचे की खिसक जाती है। तो यहां जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की स्थिति बन रही होती है अब यहां बनने लगती है और इधर से शीत हवाएं इस क्षेत्र में घुसती हैं, दोनों इस क्षेत्र में चक्रवात क्रिएट करते हैं और यही चक्रवातीय वर्षा इस पूरे क्षेत्र में जाने के समय में वर्षा करती है। यही चक्रवातीय वर्षा आगे की ओर बढ़ती है और उत्तरी भारत के मैदानी हिस्सों में भी जाड़े की वर्षा हो जाती है। तो भारत में जाड़े की वर्षा होने का कारण है ये पश्चिमी विक्षोभ जो मध्य अटलांटिक महासागर के ऊपर बनता है, इस पूरे भूमध्य सागरीय प्रदेश पर वर्षा करता है और जेट स्ट्रीम इस पश्चिमी विक्षोभ को बहाकर यहां तक लेकर चली जाती है, असम तक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये होता है जाड़े में वर्षा का कारण। यही बात यहाँ की पेटी में भी लागू होती है। ये जो कैलिफोर्निया का तटीय हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तटीय हिस्से में भी यही चीजें लागू होती है। यहाँ पर फिर आपका इस अटाकामा मरुस्थल के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर CS ये लागू होता है। इसी तरह से यही चीज यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में इस क्षेत्र में लागू होती है CS। यहाँ पर ये T जो है लागू होती है CS, ये हिस्सा जो है यहाँ पर लागू होता है CS। ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। और ये स्थान का नाम पूछता है किन किन देशों में फैला है, तो सब विश्व में सबसे ज्यादा CS का विस्तार यही है, CS का विस्तार यही है, ठीक है। CS
और इस जाड़े में होने वाली वर्षा के कारण यहाँ खट्टे प्रजाति के फलों की अधिकता मिलती है। ठीक है, तो ये जलवायु है। इसी तरह से आपका CW है, तो CW, हाँ, CS जो है ये आपको 45 से कितना डिग्री अक्षांश के है जी? कल क्या बताया था मैंने? मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ठीक है, इन सब में पाया जाएगा। इसके बाद ज्यादा वर्षा तो नहीं होती है, 30 से 45 डिग्री, यानी कि आप भूमध्य रेखा के कालाहारी से, उष्णार्द्र जंगल से, विषुवतरेखीय वनों से चलते हैं तो पहली जलवायु सवाना मिलती है। सवाना को पार करते हैं तो रेगिस्तान में आ जाते हैं, रेगिस्तान को पार करते हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु आती है, भूमध्य सागरीय जलवायु को पार करते हैं तो यहाँ एक खास जलवायु आएगी। क्या नाम है इसका? इसी का नाम CW तो नहीं है, चीनी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु आती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होने वाली घटना है, लेकिन ठीक इसी अक्षांश पर यहां चले जाइए तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर होने वाली घटना, जाड़े में वर्षा, चीनी तुल्य यानी CW जलवायु। जो जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलती है 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच, वही जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मिलती है। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर भी मिलती है, इसको हम कहते हैं CW। लेकिन यहाँ जाड़े में वर्षा नहीं होती है, जाड़े में होती है जी? सर पश्चिमी विक्षोभ ग्रीष्म काल में होती है वर्षा, ग्रीष्म में। और यहां जो वर्षा होती है गंदा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यहां जो वर्षा होती है जाड़े में वर्षा। ठीक उल्टा, एक महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, दूसरा इसी अक्षांश पर महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, CS गर्मी में वर्षा पाता है तो ये जाड़े में वर्षा पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, DF और DW। तो DF को सेंट लॉरेंस जलवायु कहते हैं। इसका विस्तार 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आप कह सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट है, ठीक है, चलो ये है सेंट लॉरेंस, GF था जी, DF सेंट लॉरेंस जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाएगा। लेकिन हाँ, सेंट लॉरेंस जलवायु 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। सही है। इसके बाद इसकी कुछ खास विशेषता है। विशेषता ये है कि यहाँ तो सेंट लॉरेंस यहाँ पा गया, सेंट लॉरेंस जलवायु यहाँ भी पाई जाएगी, DF, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड में, न्यू फाउंडलैंड है नहीं जी, न्यू इंग्लैंड है। इसके बाद उत्तरी चीन का हिस्सा, जापान, कोरिया, ये सब आ जाएगा। यहाँ एक चीज मैंने पाई थी कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान इसी जलवायु में पाया जाता है, सेंट लॉरेंस में नहीं, टैगा में। विश्व का सर्वाधिक तापांतर टैगा में पाया जाता है। बरखोयानस तो इसी में आता है।
कहीं पढ़ा था, विश्व का सबसे ठंडा स्थल यही होता है। और मतलब तीसरा ध्रुव की संज्ञा दी गई थी बर्फयानस्क, कमचटका में यहाँ पर है। और बर्फयानस्क तीसरा ध्रुव की संज्ञा इसको दी गई है। और यहाँ पर ठंडी का कारण है, कारण ये है सालों भर पछुआ हवाओं के प्रभाव में रहता है। और पछुआ हवाएं चूंकि पूरा स्थल को पार करके इस क्षेत्र में पहुंचती है, इसलिए शुष्क होती हैं और ठंडी होती हैं। तो समुद्र के तट पर है, लेकिन ठंडी बहुत ज्यादा होती है। समुद्र के तट पर होने के बावजूद भी, मतलब समुद्र के तट पर होने वाले क्षेत्र में ठंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस अक्षांश में 40 से 60 डिग्री अक्षांश में समुद्र तट पर होने के बावजूद भी ठंडी होती है, क्योंकि पूरे की पूरा महाद्वीप को पार करके पछुआ हवाएं इस क्षेत्र से गुजरती हैं। और ये पछुआ हवाओं के क्षेत्र में ही स्थित है। और ये पछुआ हवाएं महाद्वीप को पार करके आने के कारण पूरा शुष्क होती है, जिसके चलते ठंडी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये सबसे ठंडे प्रदेश यही पाए जाते हैं विश्व में। -38 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान हमेशा चला जा चुका रहता है। ठीक है, तो अच्छा, वर्षा यहाँ पर क्या कहते हैं कि वर्ष पर वर्षा होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। इसी तरह से DW की बात करें तो इसके ऊपर की जलवायु, यानी कि 45 से 70 कहेंगे इसको हम, हाँ 45 से 70 या 60 डिग्री से ऊपर खास करके। ठीक है, इसके ऊपर की जलवायु जो है वो कहलाती है 45 से 70 या, हाँ 45 से 70 या, यानी कि ये 60 में होगा तो ये 70 डिग्री की जलवायु जो है इसके ऊपर की जलवायु। ठीक है, ये कहलाएगी टैगा। और टैगा में कोणधारी वन सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं वहां के जैव विविधता को कायम करने में। तो लेकिन टैगा में एक बड़ी बात होती है कि विश्व का सर्वाधिक तापमान इसी टैगा जलवायु में पाया जाता है। ठीक है, कोणधारी वन पाए जाते हैं, विश्व का सबसे ज्यादा तापमान पर पाया जाता है। हाँ, तो इसका विस्तार 45 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच है। यूरेशिया में नॉर्वे से कमचटका, इस विस्तार नॉर्वे से कमचटका तक फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्वे से कमचटका तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, एकदम पूरा टैगा है। इसी तरह से ये भी पूरा टैगा है। ठीक है, टैगा। तो इस तरह से ये जलवायु फैले हुए हैं। और इसके ऊपर जब जाइएगा टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा। तो अब जरा कैलकुलेशन कीजिए, आपसे पूछे कि हम विषुवत रेखा से यमुनेश जी ध्रुव पर जा रहे हैं, निम्न में से जलवायु का क्रम क्या होगा? तो साफ दिख रहा है, पहले विषुवत रेखीय जलवायु उष्णार्द्र, इसके बाद सवाना जलवायु मिलेगी इस देशांतर पर, पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से से होकर जा रहे हैं। तो पहले विषुवत रेखीय जलवायु मिलेगी, फिर सवाना जलवायु मिलेगी, फिर मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थल मिलेंगे, फिर भूमध्य सागर मिलेगा। इसके बाद आपका ये बीच वाला BS क्या बोला था, ये मिलेगा। इसके बाद पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलेगी, खास करके यही पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। और इसके बाद टैगा मिलेगा, टैगा के बाद पश्चिमी यूरोपीय तुल्य मिलेगा तो टैगा नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य ही मिलेगा। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य में यहाँ भी जाड़े में वर्षा होती है। देखो जी, यहाँ पर दो जलवायु एक साथ मिलते हैं। एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर चिली तुल्य जलवायु मिलेगी। वही मैं बोल दूं कि महाद्वीपों के पूर्वी तट से होकर जाएंगे तो यहाँ से विषुवत रेखीय के बाद आपको सवाना नहीं मिलेगा, सीधा विषुवत रेखीय के बाद मानसूनी में घुस जाइएगा, मानसूनी के बाद चिली तुल्य में, चिली तुल्य के बाद सेंट्रल लॉरेंस में। लेकिन पश्चिमी तट पर जाइएगा तो यहाँ विषुवत रेखीय के बाद सवाना मिलेगा, सवाना के बाद उष्ण के बाद यहाँ पर चिली तुल्य मिलता तो पश्चिमी तट पर सागर मिलेगा, यहाँ पर सेंट लॉरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलेगी। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। ठीक है, और इसके ऊपर जाइएगा तो आपको टैगा मिलेगा, और टैगा के ऊपर जाइएगा तो टुंड्रा मिलेगा। इसको हम टुंड्रा भी कह सकते हैं, इसको हम टुंड्रा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जलवायु का क्रम है विषुवत रेखा से ध्रुव तक।
इधर जो मिलेगा वही उलट के इधर भी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी मैं एक फोटो सेंड कर देता हूं और इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। टाइम क्या हुआ? नाइन 45 सर। अच्छा ठीक है। कल की फोटो मैंने टीचमेंट ऐप पर भी डाल दी है। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। आज थैंक यू सर। ओके।